क्यू, अच्छा यहाँ पे क्यू लिखे हैं ना, हाँ देखो यहाँ पे हम कल कहाँ तक किए थे, ये त्रिभुज लिए थे, कौन सा, एम पी क्यू त्रिभुज लिए थे ना। और यहाँ पे जो डेल्टा त्रिभुज, डेल्टा एंगल है, इसको विचलन कोण कहते हैं। और ये क्या है, यानी जो एम पी क्यू त्रिभुज का ये बहिष्कोण है कि नहीं है, और बहिष्कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। और यहाँ पे हम बताए थे ये वाला कौन सा होगा, एम पी क्यू, कोण एम पी क्यू, और कौन सा एंगल होगा, प्लस एम क्यू पी, एम क्यू पी, ये किसके बराबर होगा, एंगल आर एम क्यू के, एंगल आर एम क्यू। और यहाँ पे हम बताए थे जो एंगल एम पी क्यू होता है ये I1 माइनस R1, यही बताए थे ना कल, हम उसको बताए थे कैसे होता है। यहाँ पे हम I1 माइनस R1 लिख दें, I1 माइनस R1, और यहाँ पे प्लस ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, और ये क्या है, डेल्टा है, और डेल्टा को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस I2, और फिर इधर माइनस हो जाएगा, पहले से रख लेते हैं, और फिर इसको क्या कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस माइनस R1, फिर प्लस I2 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब यहाँ पे हम I1 I2 को एक साथ रख रहे हैं, I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, और इधर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब देखो यहाँ तक हम कल बताए थे। अब यहाँ पे जो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति होती है, उस स्थिति में क्या होगा, I1 बराबर I2 होता था कि नहीं होता था, होता है ना, यानी कि आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होता है। कौन सी कंडीशन में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, यानी कि I1 बराबर क्या होगा, I2 होगा। और ये भी बताए थे R1 बराबर R2 भी होगा, ठीक है, R1 बराबर R2 भी होता है, कब, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं I1 बराबर I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2, और इसी को मान ले रहे हैं I, इसी के बराबर क्या मान ले रहे हैं हम, I मान ले रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे R1 बराबर क्या मान ले रहे हैं, R2, और यही इसी को किसके बराबर मान ले रहे हैं, R2 के, R के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्या लिख दें, I1 प्लस I2 है, और I1 भी बराबर, I1 और I2 क्या है, बराबर है, और दोनों क्या हैं, I हैं। तो I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा, I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I। यहाँ पे 2I लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें हम 2I लिख दिए, और इधर माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं ना, 2R लिख सकते हैं, और बराबर ये बताओ डेल्टा रहेगा कि डेल्टा एम रहेगा, ये बताओ, डेल्टा एम रहेगा ना, क्योंकि कौन सी कंडीशन है ये, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा एम हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2I1 माइनस 2I1 करें 2I माइनस 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एम हो गया। लिखो इसको यहाँ तक, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। आप लोग तो ऊपर का लिखे थे, बस नीचे का ही लिख लो। हो गया, चलो समीकरण नंबर 1 है ये वाला लिख लियो ना। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या मिला, 2I माइनस 2R इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा एम आया, और ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद हम देखते हैं चतुर्भुज जो है APOQ, ध्यान से देखना, APOQ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो APOQ ये एक चतुर्भुज है ना,
चतुर्भुज क्या था, जिसके पास 4 भुजाएं वो चतुर्भुज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 भुजाएं हो गई, तो ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है ना, ये अपना तल है, ये प्रिज्म का क्या, ये तल है, और इस तल पे ये भुजा क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। इसलिए हमारा ए पी ओ एंगल, एंगल ए पी ओ कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी तरह हमारा देखो ये भी अभिलंब है, ये भी लाइन क्या है, अभिलंब है। तो इसी तरह हमारा कौन सा एंगल 90 होगा, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ, ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले लेंगे कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं हम, ए पी ओ क्यू, चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में। तो यहाँ पे आप कौन सा एंगल लोगे, पहले ए पी ओ क्या है, एंगल ए पी ओ, ये कितना है 90 डिग्री है। और एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ, ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसके बराबर हम 180 लिख सकते हैं, 180 लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम देंगे, अब अगला एंगल बचा, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ में आई बात ना। तो अगर ये दोनों एंगल मिल करके कितना बना लिए, 180 डिग्री बना लिए, तो बाकी दो एंगल मिल करके भी 180 बनाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं। जैसे अगर ये मान लो चतुर्भुज है, ऐसे ही बना है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाए, 180 बना दिए, तो बाकी मिलकर भी क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो देखो बाकी कौन कौन सा एंगल बच रहा है, एक एंगल ये बच रहा है और एक एंगल ये बच रहा है, ये दोनों बच रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अब ऊपर वाले का क्या नाम होगा बताओ, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, प्लस एंगल कौन सा होगा, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल पी ए क्यू को हम एंगल ए मान ले, अगर मान सकते हैं, मान लें एंगल ए है, ये है ही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एंगल ए मान ले रहे हैं। और इसको एंगल को क्या ना कहते हैं, ऊपर वाला एंगल क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण, यही है ना अपवर्तक कोण, यानी ए क्या है आपका अपवर्तक कोण, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एंगल ए मान ले रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे इसको लिख दें एंगल ऑफ ए, प्लस इसको ऐसे ही रख रहे हैं, तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू ओ दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू ओ, ये त्रिभुज है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू ले रहे हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू लेंगे या पी क्यू ओ लेंगे, तो यहाँ पे 3 कोण बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, R1, और इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, R2, और ये क्या है, POQ, यही है ना। तो यहाँ पे देखो, यानी कि हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ, या इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं R1, ये कौन सा एंगल है, R1, प्लस दूसरा एंगल क्या है, R2, और प्लस तीसरा एंगल क्या है, POQ, एंगल ऑफ POQ, और ये किसके बराबर होगा, 180 या 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब इसको समीकरण नंबर हम 3 मान ले रहे हैं, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और इसको लिख लो आप लोग जल्दी से। इसको क्या हो गया, हो गया, चलो। तो कहाँ यस सर बोल रही,
अब मिटा दें? अभी मत रोकना। अरे इसको नहीं मिटाना था। यहाँ पे क्या लिखे हैं? एंगल ए था ना, एंगल ए। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखें अगर, और यहाँ पे प्लस है ना ये, तो अब देखो यहाँ पे दोनों साइड क्या है? 180 है ना, इसके राइट साइड क्या है? 180 है दोनों में, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? चलो उधर बाहर में लेके जाओ, कुर्सी है ना, हवा लगेगी सही से। नहीं तो चलो इधर देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ये समीकरण 2 और समीकरण 3 है ना। अब यहाँ पे दोनों के क्या राइट साइड बराबर है कि नहीं है? तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट साइड बराबर होंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ ए। अब यहाँ क्या लिख देंगे? समीकरण 2 और 3 से। अब हम समीकरण 2 और 3 को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके होगा? R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ पी ओ क्यू हो जाएगा। चलो सही हो गई है। बाहर जाके बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, हवा लगेगी ठंडी, जाओ आराम रहेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो तुम लोग, ठीक, तुम्हारे सहपाठी सही हो गए अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे पी ओ क्यू दोनों साइड हैं, तो ये अगर दोनों प्लस में है, इधर प्लस में भी है, इधर भी प्लस में है, दोनों काट सकते हैं हम, काट दें इसको। तो देखो ये कट गया, तो एंगल ऑफ ए, इधर ए बचा सिर्फ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और ये तो चला गया, तो ये आपका एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया? R1 प्लस R2। अभी इससे पहले हम क्या बताए थे कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर R बताए थे ना। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या बताए थे? R1 बराबर R2 बराबर R बताए थे। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ R1 और R2 है, यहाँ पे R लिख दे दोनों के लिए, तो ये R ये प्लस R, तो R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया? R प्लस R, यानी एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2R हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पे आपका हो गया R बराबर क्या हो गया? देखो अगर 2 को इधर ले आए तो एंगल ए बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अभी आंसर नहीं है, अभी यहाँ तक लिखो आप लोग। हो गया? यस सर। अब देखो यहाँ पे R बराबर हमें क्या मिला है? एंगल ए बाई 2, या ए भी है, यानी कि एंगल ए बराबर क्या आया है? 2R, यही है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, तो ए एंगल ए बराबर क्या है? 2R है। तो इसका मान यानी कि
एंगल 2R को 2R का मान जो है हम किस में रख रहे हैं अब समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 1। 2I माइनस 2R इक्वल टू क्या आया है डेल्टा एम आया, यही है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि R का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। R का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया ये 2I माइनस 2R बराबर 2R है ना, तो यहाँ पे 2R बराबर क्या हमें मालूम है एंगल ए, तो 2R के जहाँ एंगल ए रख सकते हैं ना, यहाँ पे हम एंगल ए रख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं डेल्टा एम कह सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 2I, इसको उधर ले जाओ 2I इक्वल टू डेल्टा एम और इधर माइनस ए तो उधर क्या हो जाएगा प्लस ए, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो डेल्टा एम प्लस एंगल ए बाई ये 2 इधर आ जाएगा नीचे क्या हो जाएगा ए बाई 2। तो यहाँ पे I बराबर क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एम प्लस एंगल ए बाई 2। समझ में आई बात ना। तो अब देखो अब यहाँ पे स्नेल का नियम क्या कहता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन I बाई साइन R, यही होता है ना। देखो हमें I का भी मान मिल गया और R का भी मान मिल गया। तो स्नेल के नियम से स्नेल के नियम क्या कहता है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्नेल के नियम से अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है साइन I बाई साइन R। तो साइन I क्या है यहाँ पे I बराबर क्या है डेल्टा एम प्लस एंगल ए लिखो चाहे ए लिखो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं, आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। समझ में आई बात ना। ए का मतलब क्या है एंगल ए अपान क्या है 2 है और अपान क्या हो जाएगा साइन R, और R बराबर क्या है ए बाई 2 है, यही है ना। R बराबर क्या है ए बाई 2 है और इसको क्या कह देंगे आप अपवर्तनांक। तो ये किसका अपवर्तनांक मिला हमें प्रिज्म का, किसका अपवर्तनांक, क्या फार्मूला आया अपवर्तनांक इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। समझ में आई बात ना। तो लिख डालो यहाँ तक। हो गया। क्या फार्मूला होता है n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। याद हो जाएगा। कल अब पूछेंगे ना तो फिर याद हो जाएगा। अच्छा मिटा दे इसको। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका किसी भी जो है किसी भी प्रिज्म के लिए, अब यहाँ पे पतला प्रिज्म अगर है तो पतला प्रिज्म है तो ए का मान भी क्या होगा बहुत छोटा होगा, ऐसा एकदम होगा लगभग ना। और ए का मान यानी ए का मान छोटा होगा और डेल्टा एम भी छोटा बनेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी बहुत छोटी बनेगी। और बहुत छोटा एंगल के लिए हम बताए थे कि साइन I को I मान सकते हैं, साइन R को R मान सकते हैं जब I या R का मान क्या हो बहुत छोटा हो। ये बताए थे आपको ना, पहले बताए थे। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि यदि प्रिज्म का क्या हो प्रिज्म क्या हो पतला हो। समझ में आई बात ना। तो लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए
लिख लो, हेडिंग डाल लो उसी में, पतले प्रिज्म के लिए। हो गया। लिखना, जब प्रिज्म पतला हो अर्थात अपवर्तक कोण का मान, अपवर्तक कोण कौन है यहाँ पे, ए है ना, अपवर्तक कोण का मान, अपवर्तक कोण का मान 5 डिग्री से, अपवर्तक कोण का मान 5 डिग्री से कम हो, अपवर्तक कोण का मान 5 डिग्री से कम हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू आई, तो कह सकते हैं हम साइन आई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आई, और साइन आर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आर कह सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे आप लोग ऐसा रख दो, साइन और इधर ऊपर नीचे वाला साइन हटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये साइन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और अपान क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 है ये, और ये वाला रिवर्स हो जाएगा इंटू 2 बाई ए हो जाएगा, ये 2 बाई ए, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो n, और n बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पे डेल्टा m प्लस ए, और बाई क्या आया है ए आया है ना, बाई ए आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा, देखो ए का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू एन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, और यहाँ पे अगर हम डेल्टा एम का मान निकालना चाहें तो डेल्टा एम को इधर लिखेंगे, तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू एन, दोनों को इधर का उधर रख दिए हैं। अब यहाँ पे डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा ए एन, और ये प्लस ए उधर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा, ए कॉमन ले सकते हैं तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर एन माइनस 1, तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है ए ब्रैकेट में एन माइनस 1, किसके लिए, जब आपका अपवर्तक कोण कितना हो 5 डिग्री से कम। लिख डालो। हो गया। लोग झूठे बोल देते हैं जी से, या तो झूठे बोल देते होंगे या तो फिर साथ से ही लिखते रहे होंगे, तो ऐसा मत किया करो आप लोग, इसलिए हम टाइम देते हैं ना। हो गया। अब देखो हम शुरू में बताए थे कि जो अल्पतम विचलन कोण होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला क्या बताए थे, आपतन कोण पे, और दूसरा क्या बताए थे अपवर्तनांक, वो किसी भी प्रिज्म के लिए था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल टू क्या है ए एन माइनस 1, यहाँ पे किस पे निर्भर कर रहा है अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है और उसके अपवर्तक कोण पर निर्भर कर रहा है ना। तो अगर प्रिज्म पतला है तो किस पे निर्भर करेगा अपवर्तक कोण और अपवर्तनांक, किस पे ठीक। तो हो गया ये। अब बताओ मोटा प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर हाँ किसी वाले का गायब हो गया, एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यही है ना।
और इधर डेल्टा एम बराबर क्या है, a n-1, a n-1। समझ में आ गई बात ना। और उसके लिए क्या है, फिर से बता दो। देखो कॉपी देख रही हैं सब। चलो इसको लिख लो, इसके नीचे लिख लो आप लोग। इस प्रकार पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, इस प्रकार पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल प्रिज्म के अपवर्तनांक, केवल प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर करता है। प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात। और अगर कोई भी आप जैसे मान लो कोई भी प्रिज्म है तो किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण पर और अपवर्तनांक पर। और पतला प्रिज्म है तो किस पे निर्भर करता है, अपवर्तनांक और अपवर्तक कोण पे। समझ में आ गई बात ना। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालना वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कल प्रिज्म लेके आना और हम उसका आपको इधर दिखाएंगे, ठीक, कैसे मुड़ता है, कौन किधर ज़्यादा मुड़ता है, कौन कम मुड़ता है। वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण। हो गया। अब देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब कलर। जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं, श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य से आने वाली किरणें श्वेत प्रकाश होती है, जिसमें सातों कलर मौजूद हों, ठीक है, यानी सभी कलर मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे हम, श्वेत प्रकाश कहेंगे। किसी प्रिज्म पर यदि हम श्वेत प्रकाश डालें तो वो अपने किसके अनुसार, आपके उसके अपवर्तनांक के अनुसार, कलर का बताए थे ना, कलर के अनुसार जो है उसका, यानी अलग अलग कलर के जो प्रकाश होते हैं उनका अपवर्तनांक, उसका जो है आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। बताए ना कि अलग अलग प्रकाश के कलर वाले की आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग, या तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है, लाल की होती है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, भी आपको ध्यान देना है। समझ में आई बात ना। तो हम बताए थे कि लाल कलर के लिए, लाल कलर की आवृत्ति क्या, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जो जिसकी सबसे अधिक होती है वो सबसे कम मुड़ता है, और जिसका जो सबसे कम मुड़ेगा उसके लिए अपवर्तनांक क्या अधिक रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। जिसको कम मोड़ पा रहा है उसके लिए अपवर्तनांक क्या रहेगा, कम रहेगा ना। और जिसको अधिक मोड़ पा रहा है उसके लिए क्या रहेगा, अपवर्तनांक अधिक रहेगा। तो लाल कलर जो है, लाल कलर का पहली बात तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और वो सबसे कम मुड़ता है। और सबसे कम मुड़ता है तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात ना। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती जाती है, और उसी के रिस्पेक्ट में उसकी जो है मुड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। यानी लाल कलर की छड़ी कितनी होती है, सबसे बड़ी होती है, इसलिए उसको मोड़ना मुश्किल है। और नीचे उनकी छड़ी छोटी होती जाती है, तो जिसकी छोटी छड़ी हो जाएगी उसको ज़्यादा मोड़ दिया जाएगा, उसका गला पकड़ के जो है घमाघम दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। तो यही है वर्ण विक्षेपण, यानी कि और इसकी गति भी बदलती है, और इसका जो है आपका क्या बदलता है, तरंग दैर्घ्य के अनुसार जो क्या होता है ये अपना रास्ता मोड़ता है। तो लिख लो इसको पहले, यही अपनी घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। तो लिखना, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो वह विभिन्न रंगों की
विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है, किरणों में विभाजित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आ गई बात? देखो फिर से एक बार समझते हैं। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो अलग अलग कलर में क्या हो जाती हैं? बंट जाती हैं। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अलग अलग कलर में विभाजित हो जाना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अलग अलग कलर में प्रकाश को विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। याद हो गया एकदम से? चलो याद हो गया तो अच्छी बात है। आगे की कहानी कल